नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का ऑडियो आर्टिकल। आज का विषय है आर्द्र भूमियां यानी कि वेटलैंड्स। इस विषय पर हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। पहला है, क्या है वेटलैंड्स। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मापदंड। तीसरा है, भारत में वेटलैंड्स की वर्तमान स्थिति। चौथा, रामसर अथवा रमसर कन्वेंशन, ईरान 1971। पांचवा है, आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2010। छठे नंबर पर है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017। सातवें नंबर पर है, रामसर स्थल घोषित किए जाने का क्या अर्थ है। आठवें नंबर पे हम समझेंगे नव घोषित वेटलैंड्स कौन कौन से हैं। और 9वें स्थान पर है, जिसकी आप सबको प्रतीक्षा रहती है, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्या है वेटलैंड्स। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड ऐसा भूभाग होता है जहां के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त सैचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित भी करता है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की पहचान सुनिश्चित करने के लिए क्या मापदंड है। पहला, ग्रुप अ के वेटलैंड ऐसे क्षेत्र को प्रतिनिधि आर्द्र भूमियां हों, प्राकृतिक हों अथवा प्राकृतिक के समान हों, अद्वितीय हों, बहुत कम देखने में आती हों। दूसरा है, ग्रुप ब के वेटलैंड जैव व विविधता की दृष्टि से संरक्षण के लिए जो आर्द्र भूमियां महत्वपूर्ण हों। तीसरा, यदि वेटलैंड में प्राणियों की प्रजातियां खतरे में हैं तो उनको भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्व दिया जाए ताकि जैव विविधता को संरक्षण दिया जा सके। चौथे स्थान पर है, उस वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मान लिया जाएगा जिसमें पौधों और जीवों की प्रजातियों को इसलिए संरक्षण देना जरूरी हो जिससे कि वहां की जैव विविधता बची रहे। पांचवें नंबर पर है, ऐसे वेटलैंड को भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया जाएगा जहां पौधों और पशुओं की प्रजातियां कठिन परिस्थिति में जीवित रह पा रही हों। छठे स्थान पर है, जहां 20,000 या अधिक जल पक्षियां वाटर बर्ड्स को शरण मिलती हो। सातवें स्थान पर, ऐसा वेटलैंड जो किसी प्रजाति विशेष की जल पक्षियों की आबादी को निरंतर संपोषित करता हो। आठवें नंबर पर है, वेटलैंड जो देशी मछलियों की उप प्रजातियों अथवा उनके परिवारों के अंतर संबंधों के लिए लाभकारी हो। 9वें स्थान पर है, ऐसे वेटलैंड जिनके स्थान प्रवासी मछलियों के प्रजनन के लिए जरूरी या उपयुक्त हों, मछलियों के भोजन के स्रोत हों, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रहेंगे। भारत में आर्द्र भूमि की स्थिति। आर्द्र भूमियों को आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के तहत विनियमित किया जाता है। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए प्रदत्त नियमों का 2010 संस्करण 2017 के नियमों ने इसे राज्य स्तरीय निकायों के साथ परिवर्तित कर राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति नेशनल वेटलैंड कमेटी बनाई, जो एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करती है। नए नियमों ने आर्द्र भूमि की परिभाषा से कुछ वस्तुओं को हटा दिया, जिनमें बैकवाटर, लैगून, क्रीक और एक्सचुअरी शामिल हैं। भारत में कुल आर्द्र भूमि 10,67,939 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, जो भारत की लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर या 4.5% क्षेत्र को कवर करती है। फरवरी 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 के नियमों के तहत इनमें से 2,01,503 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षण प्रदान किया है और अधिकारियों को इन स्थलों को अधिसूचित करने का आदेश दिया। 2017 के नियम लागू होने के 180 दिन बाद यानी कि 25 सितंबर 2017 तक आर्द्र भूमियों को 25 मार्च 2019 तक अधिसूचित किया जाना था।
हालांकि अभी तक एक भी आर्द्रभूमि को अधिसूचित नहीं किया गया है। इसरो की सैटेलाइट इमेजरी के जरिए 2.25 हेक्टेयर में फैले 2,01,503 वेटलैंड्स की पहचान की गई है। अक्टूबर 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्द्रभूमियों के गायब होने पर चिंता व्यक्त की। यदि कोई आर्द्रभूमि नहीं बचेगी तो ये कृषि और अन्य चीजों को भी प्रभावित करेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आइए अब समझते हैं वेटलैंड की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थायी अथवा अस्थायी, पूर्णकालिक आर्द्र अथवा अल्पकालीन, स्थिर जल अथवा अस्थिर जल, स्वच्छ जल अथवा अस्वच्छ, लवणीय, मटमैला जल, इन सभी प्रकार के जल वाले स्थल वेटलैंड के अंतर्गत आते हैं। समुद्री जल जहां भाटा जल की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो वो भी वेटलैंड कहलाता है। इस प्रकार जलयुक्त दलदली वन भूमि, दलदली झाड़ी युक्त स्थल, घास युक्त दलदल, जल प्लावित घास क्षेत्र, खनिज युक्त आर्द्र स्थल, सड़े गले पेड़ पौधों के जमाव वाली आर्द्र भूमि, दलदल, नदी, झील, बाढ़ के क्षेत्र, बाढ़ वाले वन, समुद्री किनारे के झाड़ी युक्त स्थल, डेल्टा, धान के खेत, मूंगे की चट्टानों के क्षेत्र, बांध, नहर, झरने, मरुस्थलीय झरने, ग्लेशियर, समुद्री तट, ज्वार भाटे वाले स्थल आदि सभी आर्द्र क्षेत्र वेटलैंड कहलाते हैं। मानवकृत कृत्रिम जल स्थल जैसे कि मत्स्य पालन, जलाशय आदि भी वेटलैंड के अंतर्गत हैं। प्रत्येक वेटलैंड का अपना पर्यातंत्र होता है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र होता है। जैव विविधता होती है, वानस्पतिक विविधता होती है। ये वेटलैंड जल जीवों, पक्षियों आदि प्राणियों के आवास होते हैं। वेटलैंड के जल संरक्षण, जल प्रबंधन के पीछे यही उद्देश्य है कि जल के संरक्षण के साथ साथ उनके पारिस्थितिक तंत्र को भी संरक्षण दिया जाए। इसके लिए जल की गुणवत्ता बनी रहे, इस हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं। पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन बचा रहे, इसके लिए प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र का बने रहना जरूरी है। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन, इन दोनों का ही महत्व है। आइए अब देखते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 को कैसे संपादित किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 की अधिसूचना जारी किया है। इस अधिनियम के तहत आर्द्र भूमियों को निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, पर्यावरणीय आर्द्र भूमियां यथा राष्ट्रीय उद्यान, गरान आदि, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आर्द्र भूमियां, समुद्र तल से 2500 मीटर से कम ऊंचाई की ऐसी आर्द्र भूमियां जो 500 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल घेरती हों, समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई किंतु 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल, ऐसी आर्द्र भूमियां जिनकी पहचान प्राधिकरण ने की हो। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य होंगे। इसी अधिनियम के तहत 38 नई आर्द्र भूमियां पहचानी गई हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2010 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नियमों को अधिसूचित किया था। नए नियम उनका स्थान लेंगे। पुराने नियमों में बड़ा बदलाव। पहला है, केंद्रीय आर्द्र भूमि नियामक प्राधिकरण को समाप्त कर दिया जाएगा। अधिसूचना जारी करने की शक्ति संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अधीन होगी। दूसरा है, 2010 के नियम में निर्धारित की गई 12 महीने की अवधि के सापेक्ष नए नियम में अधिसूचना के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तीसरा है, प्रतिबंधित गतिविधियों की संख्या को कम किया गया है। चौथा, पहले प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय को एक नागरिक द्वारा एनजीटी में चुनौती दी जा सकती थी। नए नियमों के तहत नागरिक जांच का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। अब हम जानकारी लेते हैं मुद्दों के विषय में। पहला है, नियमों के क्रियान्वयन में राज्यों का रिकॉर्ड प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। ये देखा गया है कि राज्य स्थानीय दबाव को स्वीकार करने में अति संवेदनशील होते हैं। हाल ही में एनजीटी ने 2010 के नियमों के तहत झीलों को अधिसूचित भी न करने के लिए
कुछ राज्यों को फटकार लगाई। इन तथ्यों के प्रकाश में पर्याप्त जांच के बिना विकेंद्रीकरण अनुपादक हो सकता है। दूसरा है, ये मसौदा केंद्रीय आर्द्र भूमि नियामक प्राधिकरण को समाप्त करता है, जो आर्द्र भूमियों और उनके संरक्षण के स्वतः संज्ञान लेता था। तीसरा है, 2010 के नियमों में उल्लेखित आर्द्र भूमियों को पहचानने के पारिस्थितिक मानदंडों यथा जैव विविधता, रीफ, मैंग्रोव और आर्द्र भूमि परिसरों का नए मसौदा नियम में अभाव है। चौथा है, नए मसौदा नियम में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और हानिकारक गतिविधियों का स्पष्टीकरण, जिसके लिए नियमन की आवश्यकता है। वैसे खंडों को हटा दिया गया है जो 2010 के नियमों में संदर्भित थे। ऐसा लगता है कि जैसे प्रतिबंधित गतिविधियां अचानक काफी कम हो गई हों, जिससे संरक्षण उपायों को कमजोर कर दिया गया है। विवेकपूर्ण उपयोग जैसे अस्पष्ट पद के तहत गतिविधियों की अनुमति दी गई है। 5वें नंबर पर है, स्थानीय लोगों और संस्थाओं को कोई भूमिका नहीं दी गई है। रामसर अथवा रमसर कन्वेंशन, ईरान 1971। आइए अब हम इसे समझते हैं। रामसर कन्वेंशन सभी देशों के वेटलैंड पर समझौते अथवा आपसी सूझबूझ का नाम है। इसके सभी सदस्य अपने देशों की सीमाओं के अंदर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी वेटलैंड की पारिस्थितिक गुणवत्ता बनाए रखने तथा अपने जल स्रोतों, आर्द्र भूमियों के समुचित उपयोग, मित्रतापूर्ण उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा वेटलैंड का संरक्षण एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की सूची बनाना, वेटलैंड को बनाए रखने के लिए सहयोग करना। आइए अब हम जानेंगे राष्ट्रीय वेटलैंड प्रबंधन कमेटी के विषय में। हमारी राष्ट्रीय वेटलैंड प्रबंधन कमेटी का गठन सन 1987 में किया गया था। इस कमेटी के कार्य का उल्लेख अब हम करते हैं। पहला है, वेटलैंड से संबंधित नीति मार्गदर्शिका बनाना, जिससे कि वेटलैंड के संरक्षण, प्रबंधन एवं शोध कार्य आगे बढ़ सके। दूसरा है, संरक्षण हेतु वेटलैंड का चयन करना। तीसरा है, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। चौथा, भारतीय वेटलैंड के ऊपर आने वाली विनिवेश, इन्वेंटरी आदि को तैयार करने में सलाह देना। विश्व वेटलैंड दिवस, ये हम कब मनाते हैं इसके विषय में अब बात करेंगे। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है। रामसर कन्वेंशन के सदस्यों की संख्या 168 तक पहुंच चुकी है। कुल मान्यता प्रदत्त वेटलैंड की संख्या 2185 हो चुकी है। प्रत्येक सदस्य देश को अधिकार है कि वो किसी भी नए वेटलैंड की मान्यता के लिए समय समय पर अपना प्रस्ताव भेज सकता है। सभी देशों से आग्रह किया गया है कि वे वेटलैंड पर सम्मेलनों, सभाओं, गोष्ठियों का आयोजन करें तथा अपने अपने देश के वेटलैंड के संरक्षण, प्रबंधन, सदुपयोग तथा पर्यातंत्रीय व्यवस्थाओं की देखरेख के उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। वेटलैंड का चयन, वेटलैंड का चयन करते समय पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजी, वनस्पति शास्त्र, बॉटनी, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, सरोवर विज्ञान यानी कि निम्नोलॉजी और जल विज्ञान यानी कि हाइड्रोलॉजी के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। रामसर वर्गीकरण, प्रकारों के अनुसार वेटलैंड के वर्गीकरण करने के लिए पद्धति निश्चित की गई है, जिसे वेटलैंड का रामसर वर्गीकरण कहते हैं। ये निम्न अनुसार है, यानी कि आगे हम आपको इसके विषय में बताते हैं। पहला है समुद्र तटीय वेटलैंड, मरीन कोस्टल वेटलैंड, ABCDFGHIJKZK 11 प्रकार। दूसरा है भूमि तल के वेटलैंड, इनलैंड वेटलैंड, LMNOPQR SPSS TPTS U VA VT W XF XP Y ZG ZK B 20 प्रकार। तीसरा मानवकृत ह्यूमन वेटलैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ZKC 10 प्रकार। आइए अब हम समझते हैं रामसर स्थल घोषित किए जाने का क्या अर्थ है। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल किए गए भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन स्थलों को न केवल उन देशों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है जहां वे स्थित हैं, बल्कि समग्र मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। नवघोषित 10 आर्द्र भूमि स्थल
कौन कौन से हैं? घोषित नए आर्द्रभूमि स्थलों में शामिल है नंदूर मधमहेश्वर, महाराष्ट्र केशवपुर मियाँ, पंजाब ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, पंजाब नांगल, पंजाब नवाबगंज, उत्तर प्रदेश पार्वती आगरा, उत्तर प्रदेश समन, उत्तर प्रदेश समसपुर, उत्तर प्रदेश सांडी आर्द्रभूमि, उत्तर प्रदेश सरसई नवार। आइए अब आप सबको जिस बात का इंतजार है वो बताते हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये रामसर सूची के एक भाग के रूप में होती है। दूसरा, वर्तमान में भारत की 2 आर्द्रभूमियां मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। तीसरा है, चिलिका झील उड़ीसा को रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 1, 2 और 3, डी, केवल 2 और 3। आज हम बात कर रहे थे आर्द्रभूमियों के विषय में। आपको अगर इस तरह की कोई और अन्य जानकारी ऑडियो आर्टिकल में चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।